हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो क्लास करी थी, क्लास फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की, अब ये जो क्लास सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक की ही। तो जो टॉपिक हमारे रह गए थे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो मैंने रेजिस्टेंस आपको समझा ही दिया था कि जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइप की होती है, सीरीज़ और पैरेलल। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, तो हमें वो जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज़ में अरेंज होगा वहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो पैरेलल में हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है अगर रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड्स यानी तरल पदार्थ। लिक्विड्स में भी आपके बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक और कुचालक। बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर के बारे में आपको पता होगा कि बैड कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर क्या होते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो गुड कंडक्टर वो होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट है वो ईजिली पास हो जाए, और बैड कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो अच्छे से पास ना हो, मतलब पास ही ना हो, अच्छे से क्या पास ही नहीं होता। जैसे कि अभी प्लास्टिक, रबर, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं जैसे कि डिस्टिल वाटर हो गया, हनी, शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होता, और जहाँ आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है वो आपका टैप वाटर, फ्री आयंस, एसिड और सॉल्ट वाटर। अगर आप नॉर्मल पानी लोगे, अगर डिस्टिल वाटर लिया है तब तो करंट पास नहीं होगा। अगर उसी डिस्टिल वाटर में आपने नमक डाल दिया तब आपका करंट पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्ट है, नमक है, वो आप डाल चुके हो पानी में, और जो सॉल्ट के आयन है Na और Cl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो ये दो आयन्स है वो फ्री यानी मॉल्टन स्टेट में हो गए हैं। अब वहाँ पे आपके आयन्स प्रेजेंट हो गए तो वो आपका जो पानी या डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी कि बैड कंडक्टर किसे कहते हैं और गुड कंडक्टर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम बल्ब की। बल्ब क्या होता है? तो बल्ब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। हमने पहली वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की थी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में तो आपका बल्ब, सेल, बैटरी, जो सेल से मिलकर आपकी बैटरी बनती है, की होता है, वायर, रेजिस्टेंस भी होते हैं, और आपका जहाँ पे आपको करंट मेज़र करना है तो वहाँ पे एक एमीटर डिवाइस भी होता है जिससे आप करंट मेज़र कर सकते हो। तो ये सभी क्या है? ये सभी सर्किट के ऑब्जेक्ट है, यानी जिनसे मिलकर आपका सर्किट बनता है। तो उसमें से एक आता है बल्ब। तो थोड़ा सा बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। इस टाइप से इसका सिंबल होता है। अगर आपको बल्ब का सिंबल आ जाए आपके एग्जाम्पल में, यानी बहुत सारे सिंबल दे रखे हैं और उसमें से आपको फाइंड करना है कि बल्ब का सिंबल कौन सा है, तो ये वाला आपका बल्ब का सिंबल होता है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे बना रखा है। और जो यहाँ पे दो वायर्स होते हैं, आप देखना, जो 10 रुपये का बल्ब आता है जो येलो येलो से जलता है, उसमें इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो ये दो वायर है ना, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो कि टंगस्टन के बने हुए होते हैं। टंगस्टन के क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि जो टंगस्टन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और रेजिस्टेंस भी हाई होता है। आई होप आपको बल्ब समझ में आया होगा कि, और बल्ब से ना इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो बल्ब में कौन से वायर का यूज़ होता है, तो आप बोल गए टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस है दोनों चीज़ हाई होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका फ्यूज़। तो फ्यूज़ को हम एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। सेफ्टी डिवाइस क्यों बोलते हैं? जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, और क्या होते हैं, फ्रीज, एसी, प्रेस, यानी जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको, यानी उनमें जब करंट आ जाता है, जब आपके जो घर में हाई करंट आ जाता है, तो उससे आपका फ्यूज़ आपको बचाता है। ये सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है। ये उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता, ये खुद ख़राब हो जाता है फ्यूज़। अब यहाँ से इसमें जो फ्यूज़ में जो चीज़ का यूज़, जो उस वायर का या फिर जिस मटेरियल का यूज़ होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है और रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। अब जो फ्यूज़ की जगह पे हम एमसीबी यूज़ करते हैं। एमसीबी क्या होती है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस टाइप से होते हैं आपके, दो ऐसे लगे होते हैं, वाइट वाइट से होती है और रेड रेड से दो होते हैं। ये जब बिजली चली जाती है ना तो ये अपने आप ही डाउन हो जाती है, यानी ऑटोमेटिकली वर्क करती है आपकी एमसीबी। अब बात आती है सेल की। तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इन्हीं सेलों को, यानी इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को कंबाइन करके लगा दें तो यहाँ पे आपकी बैटरी बन जाती है। और बैटरी को कम्बाइनेशन ऑफ सेल बोलते हैं, यानी हम ऐसे छोटे छोटे कई सेल लगा दें तो वहाँ पे आपकी बैटरी बन जाएगी। अब इस सेल को थोड़ा सा और थोड़ा खोल के डीपली पढ़ते हैं।
तो इस टाइप से होता है। जो ये फर्स्ट है ये इसका जिंक मेटल होता है और इसके अंदर कार्बन रॉड होती है और कार्बन रॉड एक पेस्ट से कवर होती है जो पेस्ट किसका होता है NH4Cl+MgO। अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रिक बेल की। तो इलेक्ट्रिक बेल यानी घंटी, जो आपकी घंटी होती है उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक करंट ही वर्क करता है। यहाँ पे आपका ये सेल लग रहा है, सेल से करंट पास हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम्बर होता है और यहाँ से जैसे करंट पास होगा तो ये हम्बर ऐसे हिट होगा और जितनी बार आप करंट पास करोगे, जितनी बार यानी स्विच को ऑन ऑफ अगर देखो स्विच को ऑफ करोगे तो करंट पास नहीं होगा, तो ये बेल भी नहीं बजेगी। स्विच को ऑन किया तब आपका करंट पास होगा इस सर्किट में और यहाँ पे आपकी बेल बजेगी। तो जितनी बार आप इस स्विच को ऑन ऑफ करोगे उतनी बार ही आपकी जो बेल की रिंगिंग है वो सुनाई देगी। अब बात आती है आपकी सेकेंड टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। इसमें क्या होता है, इसको हम सोलेनॉइड भी बोलते हैं। सोलेनॉइड कब बोलते हैं, जब इस वायर को हम ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में ना इसको अरेंज कर देते हैं और एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। और जैसे ही हम इस सर्किट में इससे करंट पास कराते हैं तो जो सोलेनॉइड है ना वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल है। और जैसे कि यहाँ पे जैसे किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है ना, तो वो चिपक जाता है। वो क्यों चिपक जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना वो उससे करंट से नहीं चिपक जाता, वो इसलिए चिपक जाता है क्योंकि वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उससे करंट लगेगा, क्योंकि जिस भी सर्किट से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे सर्किट से पास होता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर लेता है। अब बात आती है केमिकल इफेक्ट की। तो केमिकल इफेक्ट में कहाँ यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, जब एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है, जिसमें आपका जिंक, कॉपर, क्रोमियम ये मेटल आपके यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देखते हो आपके जो लोकल वो होते हैं गहने, उन पर आप सोने की परत चढ़ा देते हो तो उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही यूज़ होती है। वो एक अनोदर मेटल होता है और उसके ऊपर जो गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं और गोल्ड अनोदर मेटल होता है। यहाँ पे बात आती है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल की प्योरीफिकेशन यानी मेटल को प्योर शुद्ध करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो भी इसका केमिकल इफेक्ट है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें भी आपका ये केमिकल इफेक्ट ही है। अब बात आती है हीटिंग इफेक्ट की, तापीय प्रभाव। तो हीटिंग इफेक्ट कहाँ का यूज़ होता है, आपका इलेक्ट्रिक हीटर में, टोस्टर, आयरन, हेयर ड्रायर, यानी जहाँ पे आपको हीट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर से हमें हीट चाहिए और टोस्टर से भी हमें हीट चाहिए, तभी जो ब्रेड है वो टोस्ट होता है। और आयरन भी, और हेयर ड्रायर पे आयरन जब गर्म होगा तभी तो हम अपने वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं उन पर इस्त्री कर पाएंगे। तो आयरन में भी आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे फॉर्मूला आता है हीटिंग इफेक्ट, यानी हीटिंग इफेक्ट I²R_T, जिसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। ये आपके 10th क्लास के NCERT में मिल जाएगा। और अब बात आती है इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, कि इस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि टॉपिक तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो भी मेन था या फिर जो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ हो गया है। तो चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऊपर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी अलग से वीडियो डालती हूँ, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में कर देती हूँ कवर। तो चलो तो अब कर ही देती हूँ। चलो देखते हैं। When electric current is passed through a metallic conductor, the amount of heat produced in conductor depend upon its, जैसे कि जब इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है एक मेटेलिक कंडक्टर में से, जो उसका अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर में, यानी उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पर डिपेंड होती है। तो ज़रूरी यही बात है कि मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस उस मटेरियल पर भी डिपेंड होगी, उसकी लेंथ पर भी डिपेंड होगी और उसकी थिकनेस पर भी डिपेंड होगी। मैंने ना यहाँ पे जो और ऑप्शन थे वो नहीं लिखे, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है ये पेपर में, पिछली बार भी आता है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही पिछली बार आए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने आपके क्वेश्चन लिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। देखिए अगर हम कोई सर्किट बना रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं और हमें ना वायर कम पड़ जाता है, तो वायर कम पड़ गया तो हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करें कि हाँ भाई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ना आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे दिए रखेंगे जो कि बैड कंडक्टर होंगे और एक गुड कंडक्टर होगा। तो ब्लेड आपकी आयरन की बनी होती है और आयरन आपका गुड कंडक्टर है, तो उस वजह से हम एक ब्लेड को यूज़ करेंगे अपनी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए।
अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और बताया कि मतलब बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट है, स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जो स्विच होता है क्या वो आपका सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का। एक मिनट, हाँ सेकंड, अब आ गया साफ। व्हेन द स्विच इज ओपन द गैप बिटवीन द टर्मिनल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट। यानी आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। और यहाँ पे ये रीज़न भी दिया है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट को देखें तो जो स्विच है वो सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का एक सर्किट में, क्योंकि स्विच तो क्या, स्विच सिर्फ यूज़ होता है ऑन ऑफ के लिए, कि अगर आप ऑन करोगे तो हाँ भाई करंट आपका हो जाएगा सर्किट में से पास, और ऑफ करोगे तो करंट पास नहीं होगा। ये थोड़ी ना है कि करंट आपको स्विच से ही आ रहा है, नहीं, करंट तो आपका सेल से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है, वहीं से तो आपका जो करंट निकलता है। तो स्विच तो ऐसा कोई है नहीं, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब हम सेकंड को देखते हैं, व्हेन द स्विच इज ओपन। अगर हमने स्विच को ओपन कर दिया, द गैप बिटवीन द टर्मिनल, तो वहाँ पे उन टर्मिनल के बीच में गैप हो जाएगा। द फ्लो ऑफ करंट प्रिवेंट, तो वहाँ पे आपका जो फ्लो ऑफ करंट है वो नहीं होगा, क्योंकि जब आपने स्विच ही ओपन कर दिया तो कैसे वहाँ पे करंट ऑफ फ्लो हो जाएगा। वहाँ पे जो गैप बन जाएगा उसमें एयर प्रेजेंट होगी, और एयर एक बैड कंडक्टर होता है, तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बट जो आर ऑप्शन है रीज़न है वो आपका एकदम करेक्ट है। नंबर 4 देखते हैं, विक्टर कनेक्टेड ए बैटरी एंड ए फिक्स रेजिस्टेंस इन अ इलेक्ट्रिक circuit. Now he wanted to regulate the current without changing the voltage. How can he do that? इसमें क्या है कि जो वेक्टर ने कनेक्ट किया है एक बैटरी और एक फिक्स रेजिस्टेंस को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। नाउ ही वांटेड, वो चाहता है, टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, कि जो करंट है वो रेगुलेट रहे, उसमें वोल्टेज में कोई भी चेंज ना आए। कैसे? तो बाय कनेक्टिंग रियोस्टेट। अगर हम रियोस्टेट को कनेक्ट कर देंगे तो उसके वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर बोथ डबल। यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर ऑफ ए वायर पर अगर उसकी लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको डबल कर दें। तो रेजिस्टेंस विल बी अनचेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बार बार। तो आपका जो रेजिस्टेंस है विल रिमेन अनचेंज। अब वो कैसे अनचेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे ना मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। एक मिनट, रफ पेपर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने सीरीज़ का निकाला, तो 3 है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 ओम आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो मैक्सिमम वैल्यू ही आती है। अब हम पैरेलल का निकालेंगे, तो पैरेलल का फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि निकलेगा 1/1/3, क्योंकि R1 आपका 1/3 है, R2 भी 1/3 है, और R3 भी 1/3 है। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो 3/1 3/1 3/1 हो जाएगा। ऐड करने पे 9/1 आएगा। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1/9 जो आपका रेजिस्टेंस आएगा इन पैरेलल में वो 1/9 आएगा। तो ये तो आपका मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, क्योंकि 1/9 छोटा होता है। अब इसका डिफरेंस भी पूछा है, तो मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर देंगे, तो 1 में से अगर हम 1/9 को माइनस करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 8/9 ओम आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मेरे फ़ोन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए आप यहीं तक देख लेना। जो नेक्स्ट ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।